आओ भाई आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे आगे। तो पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है। और पिछले 3 वीडियोस के अंदर यानी पिछले 3 लेक्चर के अंदर हमने उसे पढ़ा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स को, और बढ़िया तरीके से हमने कवर भी किया है, ठीक है। एक एक चीज़ को हमने बताया है उनके अंदर, तो आप उन्हें आराम से देखें, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमारी बच गई थी, इसे हमें अलग ही पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसे हमने उनके साथ क्यों नहीं पढ़ा उसका भी एक कारण है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हमारी बची हुई है वो है ज़ीरो या नल। इसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कुछ बुक्स के अंदर आपको ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसका नाम मिलता है, ठीक है। आज हम इसी को पढ़ेंगे। हमने इसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्यों नहीं पढ़ा उसका कारण जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, एक तो ज़ीरो मैट्रिक्स और एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कब रख सकते हैं। एक टॉपिक ये बचा हुआ है और एक ज़ीरो मैट्रिक्स का टॉपिक बचा हुआ है। इन दोनों को आज हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इस मैट्रिक्स वाले पोर्शन को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, यानी इसके टाइप्स वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है। शुरू करें। देखो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, देखो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा भाई कि इसके नाम में कौन है, ज़ीरो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जो कंप्लीट ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स जो कंप्लीट ज़ीरो हो। अब देखो ऐसी मैट्रिक्स जो कंप्लीट ज़ीरो हो, तो देखो मैं ऐसी मैट्रिक्स लिखता हूँ 0 0 0 0। तो जो भी ऐसी मैट्रिक्स होगी वो सब कौन होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 0 0। क्या ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है? नहीं। ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब है कंप्लीट ज़ीरो हो, यानी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो कंप्लीट ज़ीरो होने चाहिए। उनमें से एक भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब हर एलिमेंट, नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। यानी हर एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 ये कुछ नहीं मिलने चाहिए, हर एलिमेंट अंदर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपका एक सवाल ये होना चाहिए कि आपने शुरुआत में एक बात बताई थी कि मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये था उस बात का कि या तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, उनके अलावा और किसी प्रकार की मैट्रिक्स हमें नहीं मिलती, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या था, जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती, और स्क्वायर का मतलब क्या था, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। यानी सिंपल सी बात है भाई, आप खुद भी सोच सकते हो, या तो किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर मिलेगी या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी। जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर बोलते थे, और जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर होती थी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, तो फिर ये जीरो मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है? तो यही पेज था, इसीलिए हमने वहां इसे नहीं पढ़ा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, जो स्क्वायर भी होती है और रेक्टेंगुलर भी होती है। यानी कि आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, यहाँ 0 लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0, 2 क्रॉस 3। ध्यान से देखें, मैं अगर आपसे पूछूं तो ये कैसी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? भाई पहली बात तो आपको ये देखना है ये स्क्वायर है या नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर है। दूसरी बात आप देखेंगे इसके अंदर हर एक एलिमेंट 0 है, तो ये कौन है, ये जीरो मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर है, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ साथ ये एक जीरो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। लेकिन यहां देखें, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। यानी जीरो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स बताई थी, उसका नाम था रो मैट्रिक्स बताई थी मैंने आपको ये बात। तो रो मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थी, वर्टिकल मैट्रिक्स थी, वो सारी की सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होती हैं, उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। लेकिन जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही एक मेन बात थी जो आपको बतानी थी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? दूसरी बात आती है, इसे डिनोट कैसे किया जाता है? तो इसे डिनोट करने का तरीका होता है जीरो, बड़ा जीरो बना दें आप एक, ठीक है, इतना बड़ा जीरो बना दें, ठीक है, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। और जीरो यहां पर आप लिखेंगे ऑर्डर, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है? एक जीरो मैट्रिक्स है, तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? जीरो लिखूंगा बड़ा, और ये कितने ऑर्डर की है? 2x3, तो इसके पैर में 2x3 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसका मतलब आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? कि 2x3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसे कैसे लिखूंगा? इसे लिखूंगा 0 2x2, यानी 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स। इसे कैसे लिखूंगा? 0 लिखूंगा 3x3, यानी 3x3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स। यहां कौन आता है? ऑर्डर आता है नीचे। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये दो बातें हमने करी इसके अंदर, और इसके अंदर कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जीरो मैट्रिक्स कौन होती है? तो जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो जीरो ना हो, हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये आई, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर है? तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स थोड़ी सी सबसे अलग होती है। दूसरी बात हमने करी, क्या जीरो मैट्रिक्स को दर्शाने का तरीका क्या है, यानी इसे डिनोट करने का तरीका क्या होता है? जैसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते थे? DIAG, फिर मैट्रिक्स का साइन लगाते थे, यहाँ डायगोनल 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते थे ना। तो ऐसे ही इसे डिनोट करने का तरीका क्या है? इसे डिनोट करने का तरीका है एक बड़ा सा जीरो बनाएं, कुछ लोग इसे ओ भी बोलते हैं, तो आप एक बड़ा सा जीरो बनाएं और इसके पैर में, पैर का मतलब बोलने का मतलब इतना है कि जहां ये ओ खत्म होता है वो इसके पैर बोल दिए जाते हैं। तो यहाँ मेरा बोलने का तरीका है, बाकी पैर होते नहीं है भाई, तो यहाँ इसका ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई आपको? हमें अगर इसे लिखना है, इसे डिनोट करना है, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? ओ लिखेंगे, यानी जीरो लिखेंगे, और इसके पैर में हम ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर कितना है? 2x3। तो इसे पढ़ने का तरीका क्या है? इसे पढ़ने का तरीका है 2x3 की जीरो मैट्रिक्स। अगर आपको पेपर में मिलता है 0 3x4, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप समझेंगे कि 3x4 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है वो। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और भाई आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों तरीके से आपको लिखा मिल सकता है, आपको केवल पहचानना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। समझ गए मेरी बात? अब हम बढ़ते हैं आगे, अगली बात के ऊपर हम चलते हैं, फोकस करते हैं अगली बात के ऊपर। देखो अगली बात कौन है? तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, देखो ध्यान से, इसे हम पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब रख सकते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 को क्या हम 3 के इक्वल रख सकते हैं? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, क्योंकि 2 और 3 बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन एक मैट्रिक्स को, लेकिन 2 किसके बराबर हो सकता है? अगर मैं कहूं हमें 2 को बराबर रखना है, तो हम 2 को इसके बराबर रख सकते हैं 4/2 के, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 ही तो होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए दोनों बराबर होते हैं। यानी यही कंसेप्ट हमें यहां सीखना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम बराबर कब रख सकते हैं। ठीक है, ये सीखना है। तो सुनो, किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल रखने का
के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल केवल एक ही हालत में होंगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं कहता हूं भाई इधर मैंने 1 किलो का बाट रख दिया, ठीक है, बाट समझ रहे हैं, यानी वजन रख दिया, 1 किलो का वेट रख दिया, ये 1 किलो का वेट है, ठीक है। अब 1 किलो का वेट है, ये किसके बराबर होगा, तो सीधी सी बात है ये 1 किलो के बराबर ही होगा कि नहीं होगा। तो इस 1 किलो को बनाने के कई तरीके हैं, मैं यहां पर आधा किलो के वजन भी रख सकता हूं, आधा किलो और आधा किलो रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। मैं यहां 750 ग्राम और प्लस में 250 ग्राम ऐसे भी तो कर सकता हूं, तब भी तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो मतलब ऐसे इक्वल होने चाहिए, यानी ऐसे इक्वल। तो यही चीज यहां है, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होनी चाहिए तो वो इक्वल कब होंगी, किस हालात में होंगी, यानी ऐसी क्या चीज मिले जिससे हम ये कह दें कि वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे भाई ये 1 किलो वजन है, ये 1 किलो के बराबर ही होगा, तो हमें इधर 1 किलो वजन बनाना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी बनाओ, ठीक है, चाहे टुकड़ों में बनाओ, चाहे 100 ग्राम के 10 बाट रखो, 10 वजन रखो, मतलब कितना भी रखो, लेकिन हमें 1 किलो बनाना है किसी भी हालत में। तो वही चीज यहां है कि कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए क्या शर्तें चाहिए, यानी वो बराबर कब होंगी, शर्त क्या चाहिए। तो ध्यान से सुनो, क्या कहा है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर हैं, मतलब वो बराबर कब होंगी, जब उनमें दो शर्तें होंगी। पहली बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं मान लो ये लिखता हूं, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और ये एक और मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है A, B, C और 7, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 और 7, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होगी, यानी इन दोनों को हम इक्वल कब रख सकते हैं, यानी जो इसमें बात है वही इसमें बात है। देखो इक्वल का मतलब है कि उतनी ही चीज उसके अंदर है और उतनी ही चीज इसके अंदर है। भाई हम दो चीजों को इक्वल कब रख सकते हैं, जब दोनों समान हो तभी तो रख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं रख पाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल हम कब रख पाएंगे, जब दोनों में कुछ समानताएं होंगी, कुछ चीजें सेम होंगी, तभी तो हम रख पाएंगे। तो देखो क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इनका ऑर्डर तो सेम है, एक बात तो मिल गई हमें, इन दोनों का ऑर्डर तो सेम मिल गया ना। अच्छा, एक बात तो ये चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, देखो ये कौन सी पोजीशन है A11, ये कौन सी पोजीशन है A12, ये कौन सी पोजीशन है A21, ये कौन सी पोजीशन है A22। ऐसे ही इसमें देखो, ये है A11, ये है A12, ये है A13 और ये है A21 और ये है A22, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब है जो एलिमेंट इस पोजीशन पर है, मतलब A11 की वैल्यू यहां कितनी है 1, तो यहां भी A11 की वैल्यू अगर 1 मिलती है तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब चेक करो, यहां 1 है लेकिन यहां 1 नहीं है, यहां 2 है यहां 2 नहीं है, यहां 5 है यहां 5 नहीं है, यहां 7 है यहां 7 है, ठीक है, यहां 7 है। ये कौन सी पोजीशन है A22 और यहां भी कौन सी पोजीशन है A22। तो जो पोजीशन होगी उनके ऊपर भी अगर आपको सेम एलिमेंट मिलते हैं तब भी आप दोनों को बराबर रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। देखो दो चीजें मिलनी चाहिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को बराबर रखने के लिए क्या चीजें चाहिए, पहली बात तो ऑर्डर सेम हो उनका, तभी आप उन्हें बराबर रख सकते हैं। दूसरी बात क्या चाहिए कि एलिमेंट जो हो सेम पोजीशन के ऊपर सेम होने चाहिए, सेम पोजीशन के ऊपर एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ऐसे लिख लो कि सेम पोजीशन के ऊपर एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऐसे लिख लें आप इसे, सेम पोजीशन के ऊपर, सेम पोजीशन पर एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम पोजीशन पर एलिमेंट सेम होने चाहिए।
जैसे यहां ये पोजीशन कौन है A22 और यहां वाली पोजीशन भी कौन है A22, इस पर भी दोनों पोजीशन तो सेम है, ये भी A22 पोजीशन है, ये भी A22 पोजीशन है और यहां पर एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, तो दो शर्तें चाहिए, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी बात सेम पोजीशन पर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, यानी उससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, यहां मैं लिखता हूं 5 6 7 8, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। एक और मैट्रिक्स में लिखता हूं A B 7 8, ये मैट्रिक्स मैंने लिखी 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें बराबर कब रख सकते हैं? तो देखो, इन दोनों मैट्रिक्स को हम बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? कारण देखो, पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हमने बराबर रख रखी है, और दूसरी बात यह है कि सेम एलिमेंट है सेम पोजीशन के ऊपर। ये पोजीशन होती है A21, यहां 7 है, ये भी पोजीशन होती है A21, तो सेम पोजीशन है और एलिमेंट यहां भी 7 है और यहां भी 7 है। एक बात ये मिल गई। यहां भी आप देख लो, ये पोजीशन होती है A22 और ये भी पोजीशन होती है A22, यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, यानी दोनों शर्तें पूरी हो गई। दोनों का ऑर्डर भी सेम था और सेम पोजीशन पर एलिमेंट भी सेम थे, इसलिए जब ये दोनों शर्तें मिली तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। मेरी बात आप समझ गए? तो बराबर कब रख सकते हैं? जब ये दो शर्तें मिले, ऑर्डर सेम मिले और सेम एलिमेंट मिले सेम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, और अब अगर वो इसी सवाल में आपसे पूछे कि A और B की वैल्यू बताओ, अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका मतलब देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हुआ होगा, तभी तो पूरी मैट्रिक्स बराबर होगी, और ये वाला इसके बराबर हुआ होगा, यानी 5 बराबर आ जाएगा A और 6 बराबर आ जाएगा B। तो A की वैल्यू कौन होगी 5, B की वैल्यू कौन होगी 6। अब आप चेक कर लो दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई कि नहीं हो गई। ये सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आओ इधर देखो, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ये है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। एक और मैट्रिक्स में लेता हूं 1 2 4 A, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। देखो, अब आप एक बात बताओ, हमें यहां पर A की वैल्यू बतानी है। आप एक बात बताओ, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A। आप एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि पहली बात तो इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है भाई, इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। आप कहोगे कि पोजीशन तो सेम है, यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 4 है, यहां 4 है, तो रख नहीं सकते। नहीं, मैंने कहा है दोनों शर्तें होनी चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और पोजीशन, सेम पोजीशन पर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यहां एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है, तो इन मैट्रिक्स को हम बराबर नहीं रख सकते। अब वो आपसे पूछ रहा था कि A की वैल्यू बताओ, तो A की वैल्यू हम यहां फाइंड ही नहीं कर सकते, तो उत्तर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। समझ गए मेरी बात? अब हम बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, उससे आप मुझे बताइएगा। देखो, एग्जांपल है अगला, ये एक मैट्रिक्स A दी हुई है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 1 2 4 6 8 9। एक मैट्रिक्स और दी हुई है B, ये मैट्रिक्स है 1 2 A B 8 C, ये भी 2 क्रॉस 3 की दी हुई है, और वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड ABC, ये क्वेश्चन है। देखो, एक मैट्रिक्स A दी, एक मैट्रिक्स B दी, और वो आपसे पूछ रहा है ABC की वैल्यू बताओ। अब देखो, आप सोच में पड़ गए, यार ABC की वैल्यू कैसे बताएं? तो देखो, सिंपल सी बात है। अब आपको, अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, तो आप इनकी वैल्यू आराम से निकाल दोगे। आपको पता है कि हम दो मैट्रिक्स को बराबर रख सकते हैं, लेकिन बराबर रखने के लिए शर्तें होनी चाहिए। इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, कब रख सकते हैं? जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो इनका ऑर्डर तो सेम है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी बात और होनी चाहिए कि सेम पोजीशन पर एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो, यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 6 है, यहां नहीं है, यहां 8 है, बिल्कुल है। तो यानी कि कुछ कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी सेम पोजीशन पर सेम एलिमेंट मौजूद हैं। तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं,
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि A बराबर होगा B के। क्यों? क्योंकि हमने ये कंसेप्ट लगाया है, और ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जब ऑर्डर सेम हो और सेम पोजीशन पर एलिमेंट सेम हो तो हम दो मैट्रिक्स को बराबर रख सकते हैं। तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो हम अगर बराबर रखेंगे तो ये होगा 1 2 4 6 8 9, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। एक और मैट्रिक्स है, ये है 1 2 A और ये है B 8 C, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब हमें A B C की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला नंबर इसके बराबर होगा कि नहीं? तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? A आएगी। 6 इसके बराबर होगा, 6 बराबर क्या आएगा? B। 8 के बराबर है, तो ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, तो 9 बराबर कौन आएगा? C। ये वैल्यू फाइंड हो गई। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भी एक कंसेप्ट था। तो हमने क्या बातें पढ़ी? हमने दो बातें पढ़ी। पहली पढ़ी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, वो जीरो मैट्रिक्स होती है। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। जीरो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है? बड़ा सा जीरो लिखो और उसके नीचे ऑर्डर को लिख दो। ठीक है, ये तरीका था। अगली मैट्रिक्स कौन पढ़ी हमने? सॉरी, अगला कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने? अगला कंसेप्ट हमने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब रख सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल रखने के लिए दो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। पहली, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा, सेम पोजीशन पर एलिमेंट सेम होने चाहिए। मेरी बात आप समझ गए? तो अगर ये दो शर्तें मिलती हैं तो आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को इक्वल रख सकते हो। अगर इनके अंदर से एक भी शर्त गायब हो गई तो फिर आप उन्हें बराबर नहीं रख सकते। समझ गए मेरी बात? अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डर बदल के तो करवा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया। देखो, मैं वो भी आपको बता देता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स है A, ये है 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। एक और मैट्रिक्स है B, ये है 2 4 9 C, 2 क्रॉस 2। और वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। वो कह रहा है यहां पर C की वैल्यू बताओ। तो देखो, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था? अब C की वैल्यू हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, कोई कंसेप्ट ही लगेगा यहां पर। वो कंसेप्ट क्या लगेगा? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन बराबर तो रखेंगे तो उसके लिए शर्तें हैं कुछ, यानी बराबर हम तभी रख सकते हैं जब वो शर्तें पूरी हो। वो शर्तें क्या हैं? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो सेम है भाई, तो एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह है कि सेम पोजीशन पर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ध्यान दो, यहां पर तो एक है लेकिन यहां दो है। ये पोजीशन भी A11 है, ये भी A11। सेम पोजीशन तो सेम है पर एलिमेंट अलग अलग है। यहां 1 है, यहां 2 है। यहां देखो, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 9 है। ठीक है, मान लो यहां 2 होता, यहां 2 होता, यहां 3 होता। अब आप कहेंगे क्या अब हम बराबर रख सकते हैं? अब भी हम बराबर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये पहली वाली पोजीशन सेम नहीं है। हर एक पोजीशन सेम होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये वाली पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। अगर यहां 1 होता तो हम इस दोनों मैट्रिक्स को बराबर रख सकते थे। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां एलिमेंट सेम नहीं है, यहां और यहां सेम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो इसलिए हम इनको बराबर नहीं रख सकते। अगर यहां 1 होता, मान लो अगर यहां 1 होता तो 1 की जगह यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, अब रख सकते थे। तो C की वैल्यू कौन हो जाती? 4 हो जाती। ठीक है, लेकिन यहां चेंजमेंट है। अगर वो मैट्रिक्स ऐसे दे दे, बदल कर दे दे, यहां 2 दे दे, यहां 3 दे दे, यहां 4 दे दे, अब रख सकते हैं बराबर। ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। यहां 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए था, यहां 2 है तो यहां 2 होना चाहिए था, यहां 3 है तो यहां 3 होना चाहिए था। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो कि यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए था, यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए था, यहां 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए था। तभी हम बराबर रख सकते थे, नहीं तो नहीं रख सकते। तो आपको समझ में आई होगी मैंने क्या बातें कही हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो शर्तें चाहिए ही चाहिए। एक भी अगर गायब है तो हम उन मैट्रिक्स को बराबर नहीं रख सकते। समझ गए मेरी बात? तो ये आपका टॉपिक था भाई, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और कल मैं इस कंसेप्ट के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। एक वीडियो के अंदर आपको इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन करवाने के बाद
कुछ भी काम नहीं बचता है। उसके बाद हम बाकी का पार्ट मैट्रिक्स का बाद में पढ़ेंगे। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कल से हम ओडी को शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम पैरेलल में ही पीडी को शुरू करेंगे। ओडी और पीडी को मैं कंप्लीट फिनिश करवाऊंगा, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम इसमें 1-1.5 महीना लगेगा सोल्व करने में। अभी से तो मैट्रिक्स को ही पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को समझ के पढ़ना है, एक एक चीज़ को बेस बना के पढ़ना है, ठीक है। खुश रहो भाई, आबाद रहो, उल्टी सुल्टी चीज़ों से बचो, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखो, आदतों को अपनाओ, अच्छी अच्छी आदतों को, और आगे बढ़ो, ठीक है। फिर मिलते हैं भाई, दोबारा से वही बात, ईश्वर में विश्वास कायम रखो। फिर मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।